और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना से पूरा देश हलकान है, लेकिन अब इस आदमखोर वायरस की नजर दरअसल आईपीएल पर पड़ी है। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग भी कोरोना की चपेट में आ गया है। खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए। क्रिकेट के खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है और इस वजह से केकेआर और आरसीबी के बीच होने वाला मैच रद्द करना पड़ा है। देखिए जरा रिपोर्ट। आईपीएल पर कोरोना का साया। आरसीबी केकेआर मैच पर कोरोना का ग्रहण। क्या रद्द हो जाएगा आईपीएल 2021? इंडियन प्रीमियर लीग भी अब वायरस के इन्फेक्शन से बची नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल को भी कोरोना ने अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। हालात यह है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंज बैंगलोर के बीच होने वाले मैच को फिलहाल टालना पड़ा, क्योंकि कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जानकारी के मुताबिक कोरोना ने दूसरी टीमों को भी चपेट में ले लिया है। कई टीमों का सपोर्ट स्टाफ कोरोना से संक्रमित है। जाहिर है कि कोरोना ने आईपीएल पर अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। हालांकि आईपीएल के नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना होता है, जो खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को कोरोना से बचाता है। लेकिन इसके बावजूद भी खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं, हमने आपको बता दिया कि कैसे मैच को रद्द करना पड़ा, लेकिन खिलाड़ियों को दरअसल एक बायो बबल में रखा जाता है। ये आईपीएल के जितने खिलाड़ी हैं ये एक बायो बबल में रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं ये बायो बबल है क्या, जिसमें रहने के बावजूद कैसे खिलाड़ी संक्रमित हो गए। बायो बबल दरअसल मैं आपको बताऊं एक तरह का सुरक्षा घेरा होता है। एक सुरक्षा घेरा होता है बायो बबल। इसके अलावा आपको बताएं जल्दी से, अगर ये चलाएं, मैच से जुड़े लोग रहते हैं इस बायो बबल के अंदर। जो मैच में शामिल लोग हैं उसमें सपोर्ट स्टाफ है, उसमें प्लेयर्स हैं, ये लोग इस बायो बबल में रहते हैं। क्वारंटीन जैसा होता है, जैसे आप क्वारंटीन आइसोलेशन में रह रहे हैं घर में, उसी तरह से बायो बबल भी होता है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को अलग और अकेले रहना पड़ता है। पहली प्रक्रिया बायो बबल की यह है कि आपको पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है। न सिर्फ कोरोना टेस्ट, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन आपको क्वारंटीन होना होता है इस बायो बबल में। यानी नेगेटिव होनी चाहिए रिपोर्ट, फिर 7 दिन क्वारंटीन, और क्वारंटीन के बाद भी बायो बबल में आपको एंट्री मिलती है। इसके बाद आपको बायो बबल में एंट्री मिलती है। कहीं जाने की इजाजत इस दौरान नहीं होती है। लेकिन उसके बाद सवाल यह है कि बायो बबल अगर खिलाड़ियों के लिए बनाया गया तो फिर उसके बाद भी कैसे संक्रमित हो गए, उसके बाद कैसे संक्रमित होते हैं, आइए आपको बताते हैं। आपने जान लिया कि बायो बबल क्या होता है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब खिलाड़ी बायो बबल में थे तो कोरोना की चपेट में कैसे आ गए। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती बायो बबल से दरअसल बाहर निकले थे। हालांकि वरुण आधिकारिक ग्रीन पास लेकर स्कैन कराने गए थे और माना यह जा रहा है कि इसी दौरान उन्हें संक्रमण हुआ और उनसे ही यह संक्रमण संदीप तक पहुंचा। आपको बता दें कि केकेआर ने आईपीएल शुरू होने से पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में अपने खिलाड़ियों का मुंबई में कैंप किया था। यहां एक होटल में बायो बबल बाकायदा तैयार किया गया था। उसके बाद टीम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चेन्नई पहुंची। अब चेन्नई में बायो बबल तैयार किया गया। यहां कोलकाता ने 3 मैच खेले और 18 अप्रैल को चेन्नई में आखिरी मैच खेलने के बाद टीम वापस मुंबई चली आई, क्योंकि मुंबई में दरअसल बायो बबल को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में दोबारा बायो बबल तैयार करने में लापरवाही बरती गई। मुंबई में केकेआर जिस होटल में दोबारा रुकी, उस दौरान उनके देखभाल में रखे गए कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, यानी कोरोना संक्रमित हो गए। पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, आपको याद होगा, एडम जंपा ने आईपीएल छोड़ने की वजह बायो बबल को बताया था। जी हां, उन्होंने कहा था कि भारत में जो बायो बबल है ये दरअसल सुरक्षित नहीं है। यानी खुद वो सुरक्षित इस भारतीय बायो बबल में महसूस नहीं कर रहे थे जितना यूएई में आईपीएल 2020 में उन्हें सुरक्षित लगता था। इन सब के बीच बीसीसीआई ने साफ किया है कि आईपीएल जारी रहेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बायो बबल के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते हैं न सिर्फ ये बायो बबल, बल्कि कौन कौन से खिलाड़ी संक्रमित हुए हैं निकलने की वजह से या खेलने के दौरान। आपके सामने उन खिलाड़ियों के चेहरे, कौन कौन से खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए हैं अब तक। जी हां, वरुण चक्रवर्ती, केकेआर के वरुण चक्रवर्ती पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। वरुण चक्रवर्ती के अलावा आपको बताऊं संदीप
वॉरियर पॉजिटिव हैं, न सिर्फ संदीप वॉरियर बल्कि नीतीश भी पॉजिटिव है, न सिर्फ नीतीश बल्कि आरसीबी के देवदत्त भी पॉजिटिव हो गए हैं और दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल पॉजिटिव हो गए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पॉजिटिव हो गए हैं। एनरिक भी पॉजिटिव है दिल्ली कैपिटल्स के और आरसीबी के डेनियल भी पॉजिटिव हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद दरअसल केकेआर और आरसीबी का मैच रद्द करना पड़ा। 4 खिलाड़ी हट गए। आइए आपको बताते हैं कि न सिर्फ ये खिलाड़ी पॉजिटिव हुए बल्कि वो खिलाड़ी भी हैं जो पॉजिटिव नहीं है और वो कह रहे हैं इस स्थिति में वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पिछले साल से ही कोरोना का बुरा साया पड़ता रहा है और पिछले साल भी आपको याद होगा आईपीएल को यूएई में कराना पड़ा था, लेकिन इस बार आईपीएल को भारत में ही कराने का फैसला किया गया। इस साल की शुरुआत से पहले ही कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए और आईपीएल शुरू हो गया, लेकिन इस सबसे बड़ी लीग पर भी कोरोना का खतरा मंडराता रहा। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक कई खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। उनमें एक नाम रविचंद्रन अश्विन का है और उनके साथ 4 खिलाड़ी आईपीएल 2021 से हट चुके हैं। आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज आर अश्विन ने पारिवारिक कारणों से लीग से हटने का फैसला किया। उन्होंने इस बात की बाकायदा जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ होना चाहता हूं। अश्विन के अलावा 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने इस सीजन को छोड़ दिया है। इनमें राजस्थान रॉयल्स के एंड्रू टाई और आरसीबी के केन रिचर्डसन और एडम जंपा शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया है। तो बेशक बात यह कि कोरोना का साया आईपीएल पर पड़ा है और इस वजह से खिलाड़ी पॉजिटिव हुए हैं और खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर भी चले गए, लेकिन इस कोरोना का इलाज करने वाले खुद आधार पूनावाला जिन्होंने वैक्सीन बनाई और उन आधार पूना वालों को भी धमकी मिल रही है। यह खबर आपने पिछले कई दिनों से सुनी होगी, जिसमें आज खुद वैक्सीन मैन का स्टेटमेंट आया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ इन दोनों लंदन में है और उनकी इस यात्रा को लेकर घमासान मचा हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि धमकियां मिलने की वजह से पूनावाला भारत छोड़कर लंदन चले गए। दरअसल इस तरह की खबरें आई कि महाराष्ट्र में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने भी पूनावाला को धमकी दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र को टीकों की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो वो दूसरे राज्यों में टीके जाने नहीं देंगे। और इस धमकी के बाद खुद पूनावाला डर गए और वैक्सीन ले जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, ऐसे राजू शेट्टी ने कहा। यह इल्जाम है। पूनावाला ने एक इंटरव्यू में यह बात कही कि उन्हें धमकियां मिली, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। वहीं खबरों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें पूनावाला को सुरक्षा देने की मांग की गई। इसके बाद आपको याद होगा केंद्र सरकार ने आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि आधार पूनावाला दरअसल है कौन जिन्हें धमकी मिल रही है, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं देश की मदद करके। आधार पूनावाला दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। जी हां, आधार पूनावाला की ये जो सीआईआई है ये पुणे में है, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है और आधार पूनावाला उसके सीईओ हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यही कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है। कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की और एक एसआईआई यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है जो है कोविशील्ड एसआईआई के सीईओ जो है वो आधार पूनावाला है। तो पूनावाला को धमकी के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। लंदन में आधार पूनावाला ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा, जो भी उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मेरा सिरछेद करने वाले हैं और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। लेकिन उनका जो वक्तव्य था कि हमें बड़े नेताओं ने धमकाया है, तो ये नेता कौन है, किसने धमकाया उनको, ये भी बात सामने उन्हें लाना चाहिए। हालांकि तमाम अफवाहों पर अंकुश लगाते हुए पूनावाला ये भी साफ कर चुके हैं कि मैं भारत जल्द लौटूंगा।
और वैक्सीन उत्पादन का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसे लेकर आधार पूनावाला की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मेरे बयानों को गलत तरीके से लिया गया। टीका बनाने की प्रक्रिया काफी स्पेशल होती है। आधार पूनावाला ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया और ये जो वैक्सीन निर्माण का काम है, उत्पादन का काम है, बहुत स्पेशल है। इसका उत्पादन पूरी रात नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि रात में भी बन रही है और दिन में भी बन रही है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, जिसके लिए टीका बनाना आसान काम नहीं है। अगर देखें तो बड़े देश और उनकी कंपनियां भी वैक्सीन के मामले में संघर्ष कर रही हैं, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे कम है। हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से समर्थन भी मिल रहा है। हमें करीब 26 करोड़ डोजेस का ऑर्डर मिला है, जिसमें हमने 12 करोड़ डोज सप्लाई कर दी है। बची हुई 11 करोड़ डोज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को अगले कुछ महीनों में सप्लाई कर दी जाएगी। हम समझते हैं कि हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन देश में उपलब्ध हो। हमारा भी यही प्रयास है और इसके लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला का है। बहरहाल आधार पूनावाला ये दावा कर रहे हैं और ये खुद भी कह रहे हैं कि वैक्सीन निर्माण चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन जब तक आएगी तब तक क्या संक्रमण और ज्यादा फैल जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए? ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। और आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ रही है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि पहली तस्वीर आखिर क्यों देश में लॉकडाउन की जरूरत पड़ रही। देखिए जरा तस्वीर, ये वजह है कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। घरों से निकल रहे हैं और पुलिस उठा कर ले जा रही है। हालत ये हो गई है। अगर फुल स्क्रीन तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, देखिए जरा, ये देखिए पुलिस को कैसे दौड़ा कर लोगों को पकड़ना पड़ रहा है। जोधपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बाइक पर थे, देखते ही पुलिस को वापस भागे, देखिए यू टर्न लिया, भागे और उसके बाद पुलिस को पकड़ के गाड़ी में भरना पड़ा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन हालातों की वजह से दरअसल स्थिति ये हो गई है कि पुलिस के लिए काम बढ़ गया है। पुलिस क्या लोगों की मदद करे ऐसे, या फिर पहले उठा कर गाड़ी में रख के ले जाए और लॉकडाउन का पालन कराए। देखिए जरा जयपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस की मजबूरी अब आप समझिए। जोधपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, राजस्थान की। देखिए क्या हालात है। वो पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस ने दौड़कर पकड़ा है और पकड़ के बिठाया है गाड़ी में। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था। इस स्थिति में जब देश के हालात सबसे ज्यादा खराब है, उस वक्त पहली जरूरत यह है कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाए। इसीलिए खुद कोर्ट कह रही है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए 15 दिन का। ऐसे ही लोग हैं जो खुद लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है पालन करवाने के लिए और पुलिस का काम बढ़ जाता है। तस्वीरों से साफ जाहिर है कि हालात क्या हो गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो न सिर्फ ये जोधपुर की तस्वीर, आपको इंदौर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पूरे देश से लगभग ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए ये करना पड़ रहा है पुलिस को। ये जो लॉकडाउन तोड़ रहे थे, इनको जमीन पर बिठाकर इस तरह परेड करानी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा, इंदौर की तस्वीर देखिए। ये हो रहा है लॉकडाउन का पालन। ऐसे लॉकडाउन की सख्ती पुलिस को करनी पड़ रही है। इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के पास दरअसल दूसरा कोई विकल्प है नहीं कि आखिर लॉकडाउन का पालन कैसे करवाया जाए इन लोगों को। यही पुलिस के सामने एक विकल्प बचा है। इनको उठक बैठक करवाई, सड़क पर परेड करवाई और उसके बाद इनको इनके घर वापस भेजा गया। और यह पुलिस की मजबूरी है। पहली तस्वीर जोधपुर की दिखाई दी है, दूसरी तस्वीर इंदौर की आप देख रहे हैं। बाकायदा ढोल नगाड़ा बजाते हुए इन्हें पूरे रास्ते, चौराहे, गलियों से निकाला गया, जिससे आसपास के लोग भी देख और समझ लें कि कौन लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे हालात में इंदौर, आप सोचिए सबसे ज्यादा मामले देश में इंदौर में है और उस इंदौर में भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तब पुलिस को यह सख्ती करनी पड़ी है। तो पुलिस को यह सख्ती इन लोगों की सुरक्षा के लिए ही करनी पड़ी है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तस्वीरें देखिए जरा। पंचायत चुनाव, ये पंचायत चुनाव के बाद की तस्वीरें हैं। ये देखिए भीड़, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं,
वो भीड़ से आपको अंदाजा हो सकता है कि लोगों में लॉकडाउन का पालन करने की कोई जागरूकता नहीं है, कोई वो चाहते नहीं। देखिए, कोई किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। दिलचस्प ये है कि ध्यान से अगर आप देखिए तो किसी ने मास्क लगा नहीं रखा है। एक आध लोगों ने मास्क लगाया है, वो भी सिर्फ खाना पूरी के लिए मास्क लगाया है। पुलिस को ये मास्क, ये जुलूस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए मास्क लगाया है, क्योंकि जुर्माना है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में जुर्माना है मास्क अगर नहीं लगाया तो ये मास्क लगाना सिर्फ पुलिस से बचना है, न कि वायरस से बचना है। तो कुशीनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक और तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं, मयूरभंज उड़ीसा की तस्वीरें देखिए जरा। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस जब पहुंची लॉकडाउन का पालन कराने, सख्ती लागू कर रहे हैं, तो पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस की गाड़ी का। अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें हम दिखाएंगे, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। देखिए जरा ध्यान से, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। ये देखिए, गाड़ी के शीशे तोड़ डाले पुलिस की गाड़ी के। ये उत्पात मचाया गया उड़ीसा के मयूरभंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं देश में। तो उड़ीसा की तस्वीर देखिए, जरा अंबाला की तस्वीर देखिए। अंबाला की तस्वीर देखिए, यहां कितनी भीड़ है बाजार में। इसलिए कहा जा रहा है कि हालात देश में लॉकडाउन के हैं। क्या 15 दिन का लॉकडाउन सख्ती से लागू करने की स्थिति हो गई। देखिए, यहां किसी को देखकर आपको नजर आ रहा है कि किसी को कोरोना से डर और खौफ है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। न सिर्फ ये तस्वीरें, इसके बावजूद लोग बिना मास्क घूम रहे हैं सड़कों पर। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। इसकी नजीर खुद आपने देखी बंगाल में, जब बंगाल में लोग बिना मास्क घूम रहे थे। देखिए जरा तस्वीरें, लोग बंगाल में, ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अगर सुना सके हम तस्वीरें दिखा भी सके। ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है सब बिना मास्क है, बिना मास्क है ये लोग। तो ऐसी स्थिति में कोई और विकल्प बचता नहीं है सिवाय लॉकडाउन के। तो सवाल है, ऐसे लोगों को कौन समझाएगा, इन्हें कौन बताएगा कि वायरस इस कदर जानलेवा है कि देश में मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। इसलिए सावधानी कितनी जरूरी है, इसीलिए सख्ती पुलिस को करनी पड़ रही है। और आज खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए 15 दिन का। देखिए रिपोर्ट। क्या पूरे देश में लगने वाला है ताला। पंद्रह दिन का हो सकता है लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन से ही लॉक होगा कोरोना। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में संक्रमण के मामले 2 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड और वेंटिलेटर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि अब बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश के लिए लॉकडाउन जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। लॉकडाउन के दौरान गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर पहले ही राज्यों को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे रखी है। कई राज्यों में लॉकडाउन भी लागू है, लेकिन अब भी देश में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना भी बाकी है। जाहिर है अभी हालात और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन से ही हारेगा वायरस। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं दरअसल ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगाना पड़े। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हालात बनने के पीछे वजह ये है, ध्यान से देखिए, हर रोज हर एक नई तारीख को मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर देखिए कि 1 मई, 2 मई, 3 मई मामले लगभग उतने ही हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसे राहत हरगिज नहीं की कहा जा सकता। 1 मई को 4 लाख मामले सामने आए, 2 मई को 3,92,000 और 3 मई को 3,68,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ये बता रहा है कि हालात क्या हैं। इन हालात के बाद आपको बताते हैं कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हुई। पिछले 3 दिन का आंकड़ा अगर आप देखिए तो 1 मई को
3,523 लोगों की मौत हुई, 2 मई को 3,689 और 3 मई को 3,417। मौत के आंकड़े बेशक कम हुए हों, मामूली गिरावट जरूर आपको दिख रही हो, लेकिन ये संकेत हरगिज नहीं है कि ये राहत हो गई है कोई बहुत बड़ी। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं 15 मई तक पीक आने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन की जरूरत है क्यों। लॉकडाउन की जरूरत क्यों है, बहुत से लोगों को लगता है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे क्या होता है यह आपको बताता हूं। दरअसल लॉकडाउन कोरोना की दूसरी लहर जो इतनी खतरनाक हो गई है और इसका पीक अभी आना बाकी है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही है, लेकिन क्या इससे कोरोना संक्रमण में कमी आएगी? जानकार ये मानते हैं कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। जिस तरह से रोज संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लैब में टेस्ट करने वालों की लाइन है, अस्पताल में बेड की लाइन है और ऑक्सीजन की कमी और मुश्किलें बढ़ा रही है। 15 दिन तक लोग जब घर पर रहेंगे तो इस दौरान संक्रमित शख्स जो भी है वो वायरस किसी और तक नहीं जा पाएगा, उस शख्स का इलाज किया जा सकेगा। इससे पहले तो संक्रमण आगे बढ़ने से रुकेगा, कोरोना के मामलों में कमी आएगी, संसाधनों के जो दायरे हैं वो उन दायरों में ही काम हो सकेगा और इस बीच बाकी संसाधनों को जुटाया जा सकेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे दवाइयां हो। जैसे दवाइयों का इंतजाम, बेड की जरूरत और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी, ये सब हो सकेगा दरअसल लॉकडाउन के जरिए। और हमारे साथ डॉक्टर अवनीश जुड़ रहे हैं, जिनसे आइए सीधे सवाल करते हैं डॉक्टर से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवनीश। डॉक्टर अवनीश, हम देख रहे हैं देश के हालात क्या है ये हम देख रहे हैं। इस वक्त कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में वक्त आ गया है लॉकडाउन लगाने का? वर्तमान स्थिति में जहां पर संक्रमण की दर लगातार बढ़ी है, तेजी से बढ़ी है, लोगों में थोड़ा सा भय, व्याकुलता और बेचैनी का माहौल हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर जो हमारा मैनेजमेंट ऑक्सीजन को लेके, बेड को लेके, जो कि भय और व्याकुलता में लोग छोटी सी चीज़ में पैनिक होकर ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से ऑक्सीजन लेवल की तरफ, जरा से गिरते हुए स्तर पर सिलेंडर की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसी में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हुआ है। अतः लॉकडाउन के दौरान लोग जहां पर घरों में रुकेंगे, लोग इस संक्रमण की चैन को कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस समय में हम इन चीज़ों की उपलब्धता को तय कर सकते हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों की उपलब्धता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं संक्रमण की चैन भी एक तरफ रुकेगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों में भय और व्याकुलता इन केसेस की रफ्तार के थमने से और भी कम आ जाएगी, लोगों में बेचैनी भी कम हो जाएगी। ऐसे में लॉकडाउन एक हल इसका हो सकता है। तो डॉक्टर अवनीश को आप सुन रहे थे, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं फिलहाल लॉकडाउन कहां लगा हुआ है और कहां लग सकता है। ये देखिए 15 मई कहां लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन है, आपको बता दें। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है। आगे बढ़ सकता है, गुंजाइश है, अगर केसेस बढ़ते रहे, कमी ना आई तो बढ़ भी सकता है। उत्तर प्रदेश में 6 मई तक लॉकडाउन है, बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि हरियाणा में 10 मई तक ताला बंद है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि ओडिशा में 19 मई तक का लॉकडाउन है। अगर हम इसको जल्दी से रोटेट करें, गोवा में 10 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये वजह है, राज्य ये समझ रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है। न सिर्फ ये राज्य बल्कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के बाहर दूसरे जो मुल्क हैं उन्होंने भी लॉकडाउन लगाया और समस्या का समाधान उन्हें मिला है। दुनिया भर के देशों ने कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन का बड़ा हथियार माना लॉकडाउन को। अमेरिका में जब एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए थे तो कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया था। कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका ही है। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी लॉकडाउन के फॉर्मूले को अपनाया गया। ब्राजील में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। बार, रेस्टोरेंट में लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई। वैसे ब्राजील में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी रही। साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के रवैये की भी आलोचना हुई। वहीं मार्च में फ्रांस में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से राजधानी पेरिस में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया गया और मौतों के मामले में 7वें नंबर पर रहे इटली में हालात तेजी से बदले हैं। इटली में 26 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दी गई। रेड
और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहीं और इन इलाकों में आवाजाही पर रोक लगाई गई। चीन ने भी कड़े लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काबू पाने का दावा किया। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और इटली में आज लॉकडाउन और वैक्सीनेशन की वजह से हालात काबू में है। यह एक वजह है कि लॉकडाउन की जरूरत महसूस की गई। लेकिन लॉकडाउन के अलावा आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इस दरमियान लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है। चारों तरफ से जो आप खबरें सुन रहे हैं उसके बाद ऐसी हालात पैदा हो रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और खासतौर पर सोशल मीडिया आपके दिल और दिमाग में सबसे तेज और सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया में दिन भर ऐसी तस्वीरें देखते हैं और मैसेज पढ़ते हैं जो आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है पूरे दिन। संकट की इस घड़ी में हर कोई डरा हुआ है, लेकिन डर के इस माहौल में एक वायरस या महामारी ऐसी भी है जिससे लड़ना बेहद जरूरी है और उस वायरस का नाम है नकारात्मकता, यानी नेगेटिविटी जो आपके अंदर हो रही है। अगर आपने अपने जहन और दिमाग पर इस नकारात्मकता को हावी कर लिया तो कोरोना से लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। दरअसल पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में मन में गलत विचार आना लाजमी है। हम दिन रात अपने चारों तरफ सिर्फ कोरोना और उससे होने वाली मौतों के बारे में सुनते हैं। कोई हमारा पड़ोसी बेड के लिए परेशान है, किसी दोस्त को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कोई दवा और टेस्ट के लिए भटक रहा है। ये सारी खबरें, ये सारी चीजें आपके अंदर डर और दहशत पैदा कर रही हैं, आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। लेकिन कोरोना की जंग लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मन का विश्वास। अगर मन में विश्वास है तो बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है और यही वजह है कि इस नेगेटिविटी से आप दूर रहें। आइए आपको बताते हैं दरअसल ये नेगेटिविटी कर क्या रही है। आइए आपको बताते हैं कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान इससे क्या हो रहा है। दरअसल मैं अगर ग्राफिक्स अपलोड करें, आपके शरीर पर इस नेगेटिविटी का असर पड़ रहा है। जल्दी से इसे रोटेट करें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। आप चारों तरफ जब ये खबरें देख रहे हैं तो आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। घर के सदस्यों से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है क्योंकि हर वक्त आपके जहन में ये तस्वीरें और ये खबरें छाई हुई हैं। इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर नकारात्मकता और नेगेटिविटी आएगी तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा, आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत और क्षमता पर इसका असर पड़ेगा और इससे आपकी इम्यूनिटी कम होगी और इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा, कोरोना का खतरा बढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। इसके लिए क्या करना है यह भी मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे में जरूरी है आप सकारात्मक रहें, यानी पॉजिटिव। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि बी पॉजिटिव। हालांकि आजकल पॉजिटिव शब्द सुनकर हर कोई डर जाता है, लेकिन आपको और हमें इसी डर को खत्म करना है और इसके लिए पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। हर वक्त अच्छा सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप इस संकट के दौर पर भी जल्द जीत हासिल कर लेंगे। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। पॉजिटिव सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से कुछ कर गुजरने का साहस भी पैदा होता है। इसके अलावा मेडिटेशन करें क्योंकि इससे मन शांत रहता है और हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है। मेडिटेशन करने से हमें आंतरिक रूप से शांति का अनुभव होता है, इसलिए अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करिए। अपने जीवन में एक सकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप योग जरूर करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपके शरीर के अंदर की नकारात्मकता निकले। हमारे साथ डॉक्टर भावना जुड़ रही हैं जो कि मनोवैज्ञानिक है। उनसे सीधा सवाल, डॉक्टर भावना, अगर आप बता सकें ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे ये नेगेटिविटी दूर की जाए? बहुत जरूरी है हमारे दिनचर्या में हमें फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज और अच्छा खान पीन जरूर लेते रहना। इसके साथ साथ सोशल आइसोलेशन में ना जाएं, बट सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ज़रूरी है कि हम इमोशनली और मेंटली अपने नियर और डियर वंस जो हमारे करीबी हैं उनके साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट रहें, क्योंकि हमारा सोशल सपोर्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें इस नेगेटिविटी से दूर लेके जा सकता है। हमें ग्रैटिट्यूड
ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम कभी कभी नेगेटिविटी में सिलेक्टिवली फिल्टर आउट कर देते हैं, पर उनको हमें और ज़्यादा जागृत करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें एम्पथाइज करते हुए अनकंडीशनल सपोर्ट दूसरों को देना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि विदेशों से क्या क्या आ रहा है। विदेशों से जो लगातार हमें मदद और सहायता मिल रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, इटली से मदद की खेप आई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हर रोज इस तरह की मदद हिंदुस्तान के में अलग अलग देशों से आ रही है। ये इटली से आई। इटली खुद, आपको याद होगा, इटली खुद कोरोना की महामारी से किस कदर जूझा है और अभी भी इटली जूझ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे इटली से ये मदद हिंदुस्तान को आई है। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, न सिर्फ इटली बल्कि जर्मनी से भी तस्वीरें सामने आई हैं। वो जर्मनी की तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, जर्मनी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है। ये इंडियन एयरफोर्स का विमान है। ये देखिए, कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो आया है जर्मनी से। ये देखिए, विमान से जो कंसाइनमेंट निकल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भरे हुए हैं। ये इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से लगाया गया और भारतीय वायुसेना बड़ा रोल प्ले कर रही है। भारतीय वायुसेना दरअसल इस पूरे काम में मदद कर रही है। यूके से तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ब्रिटेन से खेप आई है कतर एयरवेज के जरिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ब्रिटेन से ये खेप आई है। इससे पहले भी ब्रिटेन से इस तरह की कई खेप आ चुकी है। जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भारत को मदद ब्रिटेन से आई है। और ये देखिए, पूरा कंसाइनमेंट, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इसमें टेस्ट किट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। ये सारी चीजें हिंदुस्तान को अलग अलग देशों से आ रही हैं। अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, चाइना। जी हां, अब तक ये कहा जा रहा था कि दरअसल चाइना हिंदुस्तान की मदद नहीं कर रहा है, चाइना हिंदुस्तान की मदद से झिझक रहा है। मैंने आपको बताया था कि चाइना ने सिचुआन एयरलाइंस को रद्द कर दिया था, कार्गो पे रद्द कर दिया था, सिर्फ ये कहते हुए कि दरअसल आयात में कमी आई है इसलिए रद्द कर दिया था। लेकिन चाइना ने उसके बाद यू टर्न लिया और कहा कि चाइना ने कहा कि भारत को वो मदद भेजेगा। और ये देखिए, चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, स्पाइस जेट की फ्लाइट, चीन से ये जो कंसंट्रेटर्स आए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वो खेप आप देख रहे हैं। चीन भी हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे है, हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। और हर रोज अलग अलग मुल्कों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हिंदुस्तान को मदद के लिए भेजी जा रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, चीन की तस्वीर आप देख रहे थे अभी कि चीन से कंसाइनमेंट भारत को आई है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से मदद आ रही है, ये मदद आने वाले वक्त में बढ़ेगी और वैक्सीन भी आनी शुरू होंगी, तब भारत के लिए एक बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीन की ही है। इस हालात में खुद स्पुतनिक आने वाली है, न सिर्फ स्पुतनिक बल्कि अमेरिका से और कुछ और मुल्कों से जब वैक्सीन आएगी तो कोरोना पर हम बेहतर तरीके से काबू पा सकेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।